फ्रेंड्स, एराज क्लासेस में आपका स्वागत है। एराज क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहा हूँ मैं। ऑफलाइन क्लासेस मैं नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि जॉब की व्यस्तता के कारण ऑफलाइन क्लासेस में आना संभव नहीं, इसलिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया। एराज क्लासेस में आप एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव्स दोनों प्रकार के क्लासेस पाएंगे और मैं कोशिश करूँगा प्रतिदिन 1 या 2 वीडियो लाऊँ, कम से कम 1 वीडियो ज़रूर लाऊँ। आपके जो सवाल होंगे या आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते होंगे वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ये वीडियो, क्योंकि कई प्रकार से उनको लाभ मिलेगा और धीरे धीरे जो टॉपिक्स आएंगे उनको डिटेल से उनके सभी अनछुए पहलुओं को मैं बताने का कोशिश करूँगा। चलिए आज हम जानते हैं सबसे पहले गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य के बारे में एक क्लास में बताना संभव नहीं है, तो 3-4 क्लासेस या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते बताऊंगा, क्योंकि एक क्लास में वीडियो को बहुत लंबा करना सही नहीं रहेगा। चलिए आज का पहला टॉपिक है मौर्य काल के पतन के बाद गुप्त शासकों ने भारतवर्ष को एक शासन के अंतर्गत लाने में सफलता प्राप्त की। मौर्य वंश के पतन के बाद क्या हुआ था कि भारत में जो राजनीतिक एकता थी वो नष्ट हो गई थी। इसे स्थापित करने का श्रेय गुप्त राजाओं को जाता है। मौर्य साम्राज्य के बाद राजनीतिक एकता को स्थापित करने का श्रेय गुप्त राजाओं को जाता है। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। जी, गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। प्रसिद्ध इतिहासकार के.पी. जायसवाल के अनुसार श्रीगुप्त भारसियों के अधीन, भारसियों एक वंश था जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। भारसियों के अधीन छोटे से राज्य प्रयाग का शासक या सामंत हुआ करता था। उस समय सामंत को महाराज भी कहा जाता था। सामंतों को महाराज की उपाधि दी जाती थी, तो महाराज कहलाते थे। भारसियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारसी वंश 170 ईस्वी से 350 ईस्वी के बीच मथुरा के नागवंशी शासकों का कुल था, जिसके शासक गुप्त राजाओं से पहले गंगा घाटी पर राज करते थे। जब योधेय, मल्लाव आदि राज्यों के विद्रोह के कारण कुषाण साम्राज्य का अधिकतर भाग भारत पर से नियंत्रण से चला गया था, ठीक है, तब भारसियों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। इन्हीं भारसियों के अंतर्गत श्रीगुप्त एक सामंत हुआ करते थे। भारतीय राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। एक भारतीय राजा वीरसेन, जो प्रसिद्ध भारतीय राजा थे, उन्होंने कुषाणों को परास्त करके अश्वमेध यज्ञ किया था। कहाँ पर किया था? काशी में किया था। काशी में याद है दशाश्वमेध घाट, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। तो दशाश्वमेध घाट इसी 10 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के ऊपर उस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। वहीं पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे भारतीय राजा वीरसेन के द्वारा, इसीलिए उस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक शिलालेख मिला है जिसमें इस प्रतापी राजा का उल्लेख है। संभवतः इसने एक नए संवत को भी प्रारंभ किया था। हाँ, तो इनका नाम भारसियों कैसे पड़ा? भारसियों इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये अपने सिर पर शिव को धारण करते थे, अर्थात शिवलिंग को धारण करते थे। ये नागवंशी राजा थे। एक प्रमुख नागवंशी राजा ने शिव को प्रसन्न करने के लिए एक अनुष्ठान में शिवलिंग को अपने सिर पर धारण किया था, इसलिए ये भारशिव कहलाए। ठीक है, इस प्रकार की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है, भारशिव, शिव को सिर पर धारण करना। बाहुबली का एक दृश्य याद आता है जिसमें नायक प्रभास, जो बाहुबली का रोल किए थे, उन्होंने शिवलिंग को अपने कंधे पर धारण किया था। तो ये छोटे से शिवलिंग प्रतीक स्वरूप अपने सिर पर धारण करते थे। ये शिव मतावलंबी थे और शिव को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करते थे। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि गुप्तों ने लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक क्षेत्र में ले आया था और वे भारत की न केवल राजनीतिक विस्तार पर ध्यान दिया था, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में भी इसकी उन्नति पर बल दिया था। अगर हम लोग देखें भारतीयों के बारे में, क्षमा करिए, गुप्त काल के बारे में, तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जी हाँ, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम बताना चाहें कि गुप्त काल को किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग श्रीगुप्त के बारे में जानते हैं। श्रीगुप्त कौन थे? तो श्रीगुप्त वो थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि श्रीगुप्त वो थे जिन्होंने
गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी और श्रीगुप्त भारतीयों का दिन एक सामंत हुआ करते थे। इन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। ओके, तो श्रीगुप्त के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? प्रभावती गुप्त के पूना ताम्र अभिलेख में श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया है। तो यहाँ से हमें श्रीगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है जी। प्रभावती गुप्त कौन थे? तो प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय और उसकी पत्नी कुबेरनाग से उत्पन्न उनकी पुत्री थी, जिसका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। ठीक है, यह विवाह संभवतः 380 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था यह विवाह? संभवतः 380 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो पूना ताम्र पत्र में गुप्तों को धारण गोत्र का बताया गया है और अग्नि पुराण में धारण ब्राह्मण को बताया गया है। इस प्रकार से यह भी समझा जा सकता है कि गुप्त जो थे वे ब्राह्मण वंश के थे। ठीक है, मतलब वे ब्राह्मण थे। ठीक है, आगे जानते हैं रुद्रसेन द्वितीय। तो रुद्रसेन द्वितीय शिव मतावलंबी थे और उनकी पत्नी प्रभावती जो थे वह वैष्णव मत को मानने वाले थे। ठीक है, तो विवाह के बाद रुद्रसेन भी वैष्णव हो गया। जी हाँ, विवाह के बाद रुद्रसेन भी वैष्णव हो गया। ठीक है, प्रभावती ने अपने पितृगोत्र को अपनाया था। ठीक है, प्रभावती ने अपने पितृ गोत्र को अपनाया था, पिता के गोत्र को अपनाया था, ना कि पति के गोत्र को अपनाया था। पिता के गोत्र को उन्होंने अपनाया था और अपने अभिलेख में पति की वंशावली न देकर, पति की वंशावली को उन्होंने नहीं दिया था, पिता के वंशावलंबी को दिया था, वंशावली को दिया था उन्होंने। ठीक है, तो गुप्त वंशावलंबी के अगर स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे तो गुप्त वंशावलंबी के स्रोत समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कुमारगुप्त का 62 स्तंभ लेख, ओके, और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख। इन सब के बारे में हम लोग आगे के वीडियो में डिटेल से जानेंगे, विस्तार पूर्वक जानेंगे। एक ही वीडियो में सारी जानकारी देना संभव नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में जानेंगे हम लोग इसके बारे में। तो इनका उत्तराधिकार कौन होता है? तो इनका श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी जो है वो घटोत्कच गुप्त बनता है। ये कौन थे? ये श्रीगुप्त के पुत्र थे। 280 से 319 ईस्वी इनका कार्यकाल रहेगा एक शासक के रूप में। पोता या नाती जो इनके थे, यानी श्रीगुप्त के पोता या नाती, डिटेल से बताएंगे कौन थे। अगले वीडियो में धैर्य रखें, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानेंगे। पर पोते या पर नाती समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने गुप्त साम्राज्य का विस्तार काफ़ी अच्छी तरह से किया, लगातार विजयों के परिणाम स्वरूप। कच्छ एक नाम लिखा हुआ है समुद्रगुप्त के बगल में, कौन थे? धैर्य रखें, आगे बताएंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे रचना देवी किनकी पत्नी थी? श्रीगुप्त की पत्नी थी। ठीक है, तो आगे हम लोग जानते हैं स्थापित 240, मृत्यु 280। ये क्या है? तो श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना 240 ईस्वी में किया था और श्रीगुप्त की मृत्यु 280 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद 280 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद कौन? घटोत्कच यहाँ 280 ईस्वी में राजा बनता है 319 ईस्वी तक। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, डिटेल से बताएंगे, समस्या नहीं है, समय है हमारे पास। ठीक है, 7वीं सदी के अंतिम चरण में, 7वीं सदी के अंतिम चरण में भारत आए हुए एक चीनी यात्री इत्सिंग ने श्रीगुप्त नाम के एक शासक की चर्चा की कि श्रीगुप्त नाम का एक शासक, ठीक है, कहीं रहता है। ठीक है, कहाँ रहता है? काफ़ी रुचिकर पूर्वक उन्होंने बताया है, देखिएगा यहाँ ध्यान से। इत्सिंग ने बताया था कि 500 वर्ष पहले, इत्सिंग ने 7वीं सदी में लिखा है और वे लिखते हैं कि 7वीं सदी मतलब 7वीं सदी से 500 वर्ष पहले लगभग 40 योजन पूर्व दिशा में, कहाँ बता रहे हैं वो काफ़ी रुचिकर पूर्वक। ठीक है, हम लोग तो जानते हैं कि कहाँ गंगा घाटी में श्रीगुप्त ने प्रयाग में राज्य को शुरू किया, तो वो तो हम जानते हैं। लेकिन इत्सिंग के अनुसार 500 ईस्वी पूर्व, 7वीं सदी में लिखते हैं और 500 ईस्वी पूर्व के बारे में बताते हैं कि 500 वर्ष पूर्व, सॉरी ईस्वी पूर्व नहीं, 500 वर्ष पूर्व, 7वीं सदी से 500 वर्ष पूर्व के बारे में भी बताता है। यानी 7वीं सदी से 500 वर्ष पहले लगभग 40 योजन पूर्व दिशा में शासन करता था एक श्रीगुप्त नाम का शासक। ठीक है, चिलिकितो, याद रखिएगा, श्रीगुप्त के बारे में उन्होंने लिखा है। ठीक है, जिसने चीनी यात्रियों के लिए मृगशिखा वन में
मृगशिखा वन में क्या क्या था, एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। चीनी तीर्थ यात्रियों के लिए मृगशिखा वन में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण कराकर उसके व्यय के लिए 24 गांव दान में दिए थे। 24 गांव दान में दिए थे ताकि उस मंदिर का खर्च उससे निकल पाए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, क्षमा चाहते हैं इसके लिए, परंतु डिटेल से जानकारी देने का कोशिश कर रहा हूँ और इतिहास के कई अनछुए पहलुओं को भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जहाँ ज़रूरी हो वीडियो को पॉज करके ज़रूरी चीज़ें नोट कर लीजिएगा वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा, आपके लिए काफ़ी रुचिकर होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके करियर के लिए। आप एकेडमिक क्लासेस और कॉम्पिटिटिव क्लासेस दोनों में ही एक जैसे काम आएंगे आपके लिए। और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये राज क्लासेस के वे भी एक सब्सक्राइबर बन सके, मेंबर बन सके। ठीक है, जल्द से जल्द सब्सक्राइबर्स की संख्या 1000 पहुंचा दीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। कई लोगों को इससे मदद मिलेगी और मुझे प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।